चलो, आज 15 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला जो करंट अफेयर है, देखो इस टाइम जो अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है हर साल की तरह, वो है कि यहाँ पे अब स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में खासकर, जहाँ पे क्या कहते हैं आपकी खासकर जो राइस उगाई जाती है इस टाइम पे स्टबल बर्निंग होने लग जाती है। जो पीछे स्टबल होता क्या है पहले ये समझना जरूरी है। देखो कभी भी जो पूरी क्रॉप उगाई जाती है ना, पूरी की पूरी क्रॉप जब हार्वेस्ट किया जाता है पूरी क्रॉप नहीं काटी जाती होती है, हमेशा नीचे उसके जो स्ट्रॉज होते हैं वो ऐसे रह जाते हैं। अगर आपने खेत देखा हो जब हार्वेस्ट हो चुका है उसके बाद, तो ऐसे रह जाता है। अब या तो तुम इसके लिए मशीन्स यूज करो या लेबर यूज करो ये सारा निकालने के लिए, क्योंकि अगली अगर क्रॉप आपको उगानी है तो ये निकालना जरूरी है, ठीक है, तभी तो उगाओगे वहां पे। या तो मशीन यूज करो या लेबर यूज करो, पर वो प्रोसेस एक्सपेंसिव है। तो किसानों ने एक सस्ता तरीका जो स्टबल खत्म करने का निकाला हुआ है वो होता है कि इसे आग लगा देते हैं, पूरे खेत को आग लगा देते हैं, तो आग से ये खत्म हो जाता है, ठीक है। और दूसरा ये रेजिड्यू बन के सॉइल में गिर जाता है, तो सॉइल में ही वापस ये चीजें ऐड हो जाती हैं। पर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ज्यादा हैं, मतलब अगर कंपैरिजन करो फायदा और नुकसान में, इसके नुकसान ज्यादा है। नुकसान में एक तो सबसे पहले जो चीज दिखती है वो है पोल्यूशन। आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, विजिबिलिटी बिल्कुल, जहां पे तो आग लग रही होती है बहुत लार्ज स्केल पे, वहां पे तो विजिबिलिटी कई बार बिल्कुल जीरो भी हो जाती है। दूसरी चीज देखो, जब तुम आग लगाते हो, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके टॉप सॉइल में रह रहे हैं, जैसे अर्थवर्म से लेके कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे बैक्टीरियाज जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एजोबैक्टर जैसे, वो मर जाते हैं, अर्थवर्म्स मर जाते हैं। तो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर स्पीशीज डाई, इसके कारण क्या होता है, लॉन्ग टर्म आपकी फर्टिलिटी पे फर्क पड़ेगा सॉइल की, क्योंकि आप जितनी बारी आग लगाओगे और अगर इनकी डेथ होती जाती है, यही तो है, देखो इनकी कंट्रीब्यूशन दिखती नहीं है, पर ये लोग ही तो हैं जो अल्टीमेटली सॉइल को, जैसे अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म की कंट्रीब्यूशन दिखने में कुछ भी नहीं लगती, पर क्योंकि अर्थवर्म लगातार सॉइल के अंदर घूमता रहता है, वो कर क्या रहा है, वो सॉइल को ना लगातार लूज कर रहा है। जो हम ट्रैक्टर्स के साथ करते हैं एक बारी करने से पहले, पूरी क्रॉप उगाने से पहले सॉइल लूज करते हैं ना, आपका अर्थवर्म ये पूरा साल कर रहा है। तो उससे जो आपकी प्लांट है उसकी रूट्स को ग्रो करने में हेल्प होती है। तुमने अगर ऐसे जानवर मार दिए तो वो वैसे ही नीचे वाली सॉइल हार्ड होती रहेगी, तो अपने आप क्रॉप्स की लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी पे फर्क पड़ने लग जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे अबंडेंट गैस है, कोई कमी नहीं है नाइट्रोजन की, पर जो प्लांट्स है ना वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। नाइट्रोजन को पहले सॉइल में किसी तरीके से जाना जरूरी है, उसके ऑक्साइड्स बनने जरूरी है। वो जो तरीका है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं, जो लेग्यूम बैक्टीरियाज होते हैं, वो रूट्स के पास रहते होते हैं और वो कन्वर्ट करके देते हैं, उसके थ्रू नाइट्रोजन आपके प्लांट्स को मिलती है। नाइट्रोजन वन ऑफ द फर्टिलाइजिंग मटेरियल है, फर्टिलाइजर्स में भी हम तभी नाइट्रोजन यूज करते हैं, बिकॉज अगर तुम इस तरीके से डैमेज कर दोगे तो तुम्हें आर्टिफिशियली लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे और किस किस तरीके से हम एग्रीकल्चर, अब वेस्ट तो आ गया हमारे पास, अब इस वेस्ट को प्रोडक्टिव तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है मेन। देखो जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है ना, ये बायो एक्टिव कंपाउंड से रिच होता है, ठीक है। यानी कि बायो एक्टिव कंपाउंड्स का मतलब इनके अंदर अभी भी गैसेस बहुत सारे, मिनरल्स बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं।
तो तुम एक्चुअली अगर इन्हें प्रॉपरली यूज कर पाओ तो तुम बहुत सारी चीजें और बना सकते हो, जैसे कि इनसे बायोफ्यूल्स बन सकते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स बन सकते हैं, विटामिन बन सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बन सकते हैं, एनिमल फीड बन सकता है, एंटीबायोटिक्स बन सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे, ठीक है, आपके केमिकल्स बन सकते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस इसके थ्रू पास होता है उसे कहते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस क्या होता है, ये जनरल साइंस में हम पढ़ते हैं वैसे, पर प्रोसेस मैं आपको वैसे बताता हूँ। इसमें क्या होता है, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, इसमें सबसे बेसिक जो आपको ऑप्शन पेपर में आ सकता है, जिस तरीके का ये प्रोसेस होता है, SSF, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का प्रोसेस है किसी चीज को ग्रो करना, तो इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो वेस्ट फेंका जाएगा, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फेंके जाएंगे और उन्हें खाना खिला के, मतलब एक तरह से वो वेस्ट के ऊपर फीड करेंगे अपने आप को, फीड करके वो जो एंजाइम्स रिलीज करेंगे या जो बाय कंपाउंड्स बनाएंगे वो हमारे काम के होंगे। SSF में मेन चीज क्या होती है, इसमें वाटर नहीं होता, तभी इसका नाम सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है। इसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिलीज करके सारा का सारा काम करता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट, नो वाटर। क्लियर है। दूसरा करंट अफेयर बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर है। देखो मैं पिछले साल भी सेम चीज बच्चों को बताई थी और इस साल आपको भी एक पेपर के लिए चीज पक्का बताता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूपीएससी में अगर देखें तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कम से कम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर आपको कभी भी एप्लीकेशन पूछी जाए कि इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकती है, कैसे कैसे एप्लीकेशन हो सकती है, कहाँ यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, उसका हमेशा आंसर ऑल ऑफ दीज होता है, डी ऑप्शन होता है उसका। आज तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे डी ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर तुम्हें लगता भी है ना कि ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, कि पता नहीं, कभी सुना नहीं, शायद गलत हो, दिमाग मत लगाना, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में इज अ सब्जेक्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हर ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, उसे कहीं पे भी अप्लाई करोगे। अभी क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटीज डेवलप हो रही हैं, तो साइंटिस्ट हर साइड उम्मीद लगा के चलते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ उसे डिप्लॉय किया जा सकता है, उसे तुम कहीं लिमिट नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही वन ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एक चीज है वो है सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट। ये जरूरी नहीं है कि सेवियर आपको, मतलब दो चीजें हैं, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। पहले सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। बेसिकली लेट्स सपोज कोई किसी का कोई चाइल्ड बर्थ हुआ और बच्चे को कोई ऐसी डेफिशिएंसी है जो किसी मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकती, वो जेनेटिक बीमारी है, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी जो जेनेटिक है, ठीक है। तो जेनेटिक बीमारी जब होती है तब प्रॉब्लम क्या होती है कि बेसिकली जेनेटिक्स के लिए हमारे पास लिटरली कोई इलाज नहीं है अभी तक, वैसे डायरेक्ट कोई इलाज नहीं है। एक जो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है वो है कि हम सेवियर सिबलिंग कर लें। सेवियर सिबलिंग का क्या मतलब होगा कि एक, मतलब एक जो पेरेंट्स होते हैं वो एक और चाइल्ड बेयर करते हैं, जो सेकंड चाइल्ड होता है। सेकंड चाइल्ड जब पैदा होगा उसका कुछ टाइम की वेट की जाती है कि वो कुछ वेट गेन कर ले, कुछ हाइट गेन कर ले। उसके बाद ना हर बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी बोन मैरो होता है, बोन मैरो के सेल्स होते हैं। बोन मैरो होते क्या है, बोन मैरो भी आपके आगे स्टेम सेल्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है।
जो बोन मैरो है वो एक तरह से स्टेम सेल्स होते हैं। मैं आपको नीचे से बताता हूँ, सारी चीज वहां से क्लियर हो जाएगी। हाँ, बोन मैरो भी एक तरह से स्टेम सेल्स होते हैं। और स्टेम सेल्स क्या होते हैं मैं पहले ये बताता हूँ, एक साइड से दूसरी साइड को जाते हैं। देखो, स्टेम सेल्स ऐसे कुछ ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं जो अभी किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में तब्दील नहीं हुए होते, ठीक है, या उनमें स्पेशलाइजेशन आ चुकी होती है पर वो अभी उस ऑर्गन का पार्ट नहीं बने होते। लेट्स सपोज तुम्हारे ब्रेन के लिए स्टेम सेल्स अवेलेबल होंगे, तो ब्रेन में कोई भी सेल डैमेज होते हैं, ब्रेन में कुछ कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को रिपेयर कर ले, मतलब कुछ हद तक वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है, ठीक है। किसी का लिवर डैमेज होता है, कुछ हद तक लिवर रिपेयर अपने आप को दोबारा करता रहता है लगातार। कुछ बॉडी में देखो फिर होता क्या है, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, सबसे बेस्ट स्टेम सेल्स कहाँ होते हैं? जब एक चाइल्ड बर्थ होता है ना, जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो मदर से चाइल्ड के बीच में जुड़ी होती है, उस एम्बिलिकल कॉर्ड में स्टेम सेल्स होते हैं। वो जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं वो प्लूरीपोटेंट हैं। अभी एडोब में इस पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है अभी। वो प्लूरीपोटेंट है। प्लूरी का मतलब होता है मल्टीपल यूज के। मल्टीपल यूज का मतलब कि किसी भी सेल में वो आगे डिवाइड हो सकते हैं। तो होता क्या है, आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, जब चाइल्ड बर्थ होता है, कुछ आपके स्टेम सेल के बैंक्स होते हैं, वहां पे तुम स्टेम सेल स्टोर करवा सकते हो। मतलब वो चाइल्ड बर्थ में आएंगे, वो एम्बिलिकल कॉर्ड से वो स्टेम सेल ले जाएंगे कलेक्ट करके और स्टोर कर लेंगे। लेट्स सपोज पूरी लाइफ में आपको कभी भी किसी भी ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी, मतलब अभी जो पॉसिबिलिटीज हैं उसमें किडनी लिवर जैसी चीजें कवर्ड है, पर फ्यूचर पॉसिबिलिटी स्टेम सेल की अनलिमिटेड है। तो लिटरली अगर किसी को कोई भी बीमारी है, मतलब एक टाइम पे ये माना जाता है कि अगर कोई भी हमें कंडीशन होती है, हम लेट्स सपोज किसी का लिवर फेलियर हो रहा है, हो क्या सकता है, जो स्टेम सेल स्टार्टिंग में कलेक्ट किए थे, ठीक है, या आपके अभी भी लिवर के पास स्टेम सेल्स अगर अवेलेबल हैं, मतलब अगर मैं एडल्ट सेल्स की बात कर रहा हूँ और एम्ब्रॉयक दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो एम्बिलिकल कॉर्ड से लिए थे या जो एडल्ट पर्सन के पास है, अगर तुम्हें स्टेम सेल मिल सके, या वो प्लूरीपोटेंट है या वो लिवर के स्पेशलाइज्ड है, जैसे भी है, तो लैब्स में पूरा नया लीवर बनाया जा सकता है आज की टेक्नोलॉजी में। आपको कोई किसी और से ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो ऐसे लिवर तो हमेशा डेथ के केस में ही हो सकता है किसी की। तो आपको पूरा का पूरा जो लिवर है वो आपका ही अपनी बॉडी का नया तैयार हुआ हुआ मिल जाया करेगा। ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है। फ्यूचर में जाके ये भी माना जाता है, जैसे अल्जाइमर की बीमारी, ये सब कुछ ब्रेन की बीमारी होती है, तो ब्रेन सेल ऐसे सेल होते हैं जो एक उम्र के बाद ना बढ़ना बंद हो जाते हैं, और एक्चुअली बिल्कुल ही बनना बंद हो जाते हैं, फिर वो डेड ही होते जाते हैं ओवर द टाइम। स्टेम सेल में ये भी पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म में हम क्या किया करेंगे कि आपके ब्रेन सेल्स को दोबारा से रीजनरेट कर पाएंगे एक टाइम पे, तो ह्यूमन मेमोरी नहीं डाई करेगी और जो ब्रेन की बीमारी हैं ये खत्म हो जाएंगी लॉन्ग टर्म में। तो इसी में ही वन ऑफ द स्टेम सेल की जगह जो एडल्ट स्टेम सेल, मतलब जो आफ्टर बर्थ जो स्टेम सेल्स हैं, वो बोन मैरो के होते हैं। बोन मैरो ऐसे टिश्यूज हैं, ऐसे सेल्स हैं जो आपके बोन्स और हिप बोन या थाई बोन के आसपास मिल जाते हैं। इससे आपके ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में, मतलब इनसे बनाई जा सकती हैं। तो अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, मतलब यहाँ से स्टेम सेल लेके उधर दे दिए जाएं जिस बच्चे को जरूरत है, सिबलिंग एक्सपेरिमेंट में, तो होगा क्या, जो बेचारा सिबलिंग, जैसे इस केस में क्या था जो जिसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो एल्डर ब्रदर है, अब सिस्टर पैदा हुई, जो एल्डर ब्रदर है उसे वाइट ब्लड सेल्स की कमी थी। तब होगा क्या, अब उसकी वाइट ब्लड सेल्स की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है, अब उसे कमी नहीं रहेगी, तो अब वो आराम से नॉर्मल जिंदगी इसके बाद जी पाएगा। तो ये इसके थ्रू, पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये किया गया।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस हाई होते हैं, तो आपने इसे याद रखना है। ठीक है, सर जो डोनर होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं नहीं, डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बेसिकली सेल्स कलेक्ट करने हैं, डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इस कारण डोनर की साइड से ये सेफ होता है। और ये सिर्फ सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट जो मतलब अगर बाई चांस किसी को ऐसे ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, ये बेसिकली सिबलिंग्स ही कर सकते हैं मोस्ट केस में। ठीक है, सारे सिबलिंग्स भी नहीं कर सकते, मैक्सिमम केस में अगर करेंगे तो वो हमेशा सिबलिंग्स ही कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंटहुड सेम होता है। तो उनका बेसिकली अगर आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करानी है, जो क्या चीज जरूरी है वो है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी प्रोग्रामिंग सेम हो। वो तभी हो सकता है अगर आपका पेरेंटहुड सेम है। तो इस कारण ये सिबलिंग सेवियर प्रोग्राम होता है कि एक और सिबलिंग बॉर्न किया जाता है। इसमें भी बहुत कंट्रोल्ड मैनर में देखो, उसमें चांसेस क्या होते हैं, सिर्फ 25% चांस है कि एक्चुअली सिबलिंग्स का भी बोन मैरो सेम हो। तो होता क्या है, जो सिबलिंग बॉर्न किया जाता है ना, उसे ऐसे नहीं कि रैंडमली बस सिबलिंग चाहिए, वो लैब कंट्रोल्ड होता है। इन वीटो फर्टिलाइजेशन की जाती है। इन वीटो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि आपका मदर की साइड से एग और फादर की साइड से स्पर्म जो है वो लैब्स में तैयार किया जाता है, मतलब वहां पे उसे फर्टिलाइज किया जाता है। वहां पे फर्टिलाइज करने के बाद, ठीक है, फिर 3 दिन बाद चेक किया जाता है क्या इसका इम्यून सिस्टम, फर्टिलाइजेशन करने के 3 दिन बाद चेक किया जाता है, 3-4 दिन बाद, कि क्या जो आपका ये पूरा प्रोसेस है वो सेम इम्यून सिस्टम पैदा करेगा या नहीं करेगा। जब तक वो एक्सपेरिमेंट उस लेवल पे नहीं जाता, मतलब उस स्टेज पे नहीं जाता, तब तक बार बार मदर से एग फादर स्पर्म, मदर से एग फादर स्पर्म वो मिक्स करके देखे जाते हैं। ठीक है, जब फाइनली वो हो जाता है तब मदर में इंसर्ट करके और उन्हें चाइल्ड बेयर करने को आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब चाइल्ड बेयर होते हैं इसमें। ठीक है, मतलब चाइल्ड नॉर्मल पैदा होता है, बस तरीका साइंटिफिक है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। ठीक है, तो दोनों अब मतलब अगर अब ये टेक्निक बिकॉज अगर पूरी तरह एक्सपेरिमेंट जैसे माना जा रहा है कि कामयाब हुआ है, तो अब दोनों जो सिबलिंग्स हैं वो अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। बड़े को भी अब बीमारी नहीं रहेगी और छोटे को तो खैर कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। ठीक है, तो कोई डाउट किसी को भी इसमें? नहीं? तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स का